नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई और क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है। यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एसेसरीज टूल कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पेंट, ऑप्शन नंबर बी है MySQL, ऑप्शन नंबर सी है वर्डपैड, ऑप्शन नंबर डी है नोटपैड। एसेसरीज टूल मतलब एसेसरीज सॉफ्टवेयर। एसेसरीज टूल मतलब एसेसरीज सॉफ्टवेयर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने पर इसके साथ कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बेसिक कार्य करने के लिए कुछ एसेसरीज सॉफ्टवेयर भी दिए जाते हैं जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जो पेंट है MS पेंट, यह तो विंडोज का एक एसेसरी सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड भी है, नोटपैड भी है, लेकिन MySQL विंडोज का एसेसरीज टूल्स या सॉफ्टवेयर नहीं है। MySQL तो एक DBMS सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MySQL विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एसेसरीज सॉफ्टवेयर या एसेसरीज टूल नहीं है, जबकि MS पेंट, वर्डपैड, नोटपैड यह सभी एसेसरीज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक ब्लैंक है। इंटरनेट एक ब्लैंक है। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट एक ब्लैंक है। ऑप्शन नंबर ए है वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी है लैन, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और ऑप्शन नंबर डी है क्लाइंट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन नेटवर्क होता है इंटरनेट, और इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि मल्टीपल नेटवर्क का नेटवर्क होता है। एक इंटरनेट मल्टीपल नेटवर्क का नेटवर्क होता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि इंटरनेट में मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया गया है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंटरनेट सबसे बड़ी साइज का नेटवर्क है और इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन नेटवर्क का नेटवर्क है? वह होता है इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? हमें कंप्यूटर के 4 मेन वर्क दिए गए हैं, मेन वर्क, और हमसे पूछा गया है इन वर्क का सही सीक्वेंस कौन सा है। कंप्यूटर जो 4 मेन काम करता है उनके हमें अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है किस ग्रुप में इन चारों कार्यों का सही सीक्वेंस है, सही क्रम है। कंप्यूटर 4 स्टेप पर वर्क करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। इस इनपुट डेटा को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान किया जाता है और आउटपुट को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं।
तो जो कंप्यूटर है यह 4 मेन कार्य करता है। इनपुट को एक्सेप्ट करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देता है, आउटपुट को हम मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोरेज हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में तो प्रोसेस सबसे पहले है, यह तो आंसर होगा नहीं। यहां पर इनपुट पहला ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद स्टोरेज है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, यह हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के जो मेन 4 वर्क होते हैं वह होते हैं इनपुट, इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट को हम स्टोर करके रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस की का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। हमें 4 की के नाम दिए गए हैं। कीबोर्ड में जो की होती हैं, बटन होते हैं, उनमें से 4 की के हमें नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है किस की के द्वारा हम किसी शब्द को या किसी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। यहां पर ऑल्ट की से तो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, शिफ्ट की से भी नहीं कर सकते हैं, इंसर्ट की से भी नहीं कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए यूज करेंगे हम बैक स्पेस की का। बैक स्पेस की किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को या किसी लाइन को डिलीट करने के लिए यूज की जा सकती है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। बैक स्पेस की किसी कैरेक्टर को लेफ्ट साइड पर डिलीट करती है। लेफ्ट साइड पर मतलब जैसे यहां पर हमने लिखा है बैक स्पेस और हमारा कर्सर है अभी यहां राइट में, तो हम बैक स्पेस की से लेफ्ट साइड का टेक्स्ट, लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। मतलब जो बैक स्पेस की होती है वह लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करती है, लेफ्ट साइड की। जबकि कीबोर्ड में एक और की होती है डिलीट की। डिलीट की क्या करती है? यह राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करती है, राइट साइड की। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक स्पेस की। बैक स्पेस की के द्वारा हम किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को या किसी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्ध होती हैं? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्ध होती हैं? यह क्वेश्चन भी कीबोर्ड से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की होती हैं? तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती हैं, 2 ऑल्ट की होती हैं, 2 शिफ्ट की होती हैं। जो कीबोर्ड होता है उसमें कई प्रकार की होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो ज्यादा यूज होने वाले कीबोर्ड हैं उनमें 2 कंट्रोल की होती हैं, 2 ऑल्ट की होती हैं, 2 शिफ्ट की होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती हैं और कंट्रोल की एक मॉडिफायर की होती है, मॉडिफायर की। आपसे पूछा जा सकता है कंट्रोल किस प्रकार की होती है? तो कंट्रोल एक मॉडिफायर की होती है जो कि अदर की वर्किंग को चेंज कर देती है। ऐसी की जो अदर की वर्किंग को चेंज कर देती हैं वह कहलाती हैं मॉडिफायर की। जैसे कि कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, यह सभी मॉडिफायर की होती हैं जो कि जनरली शॉर्टकट की में यूज की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन तैयार किया था। उस वीडियो में हमने देखा था यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। आज की वीडियो में हमें क्वेश्चन मिल गया, एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि
किसी कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है, तो उसे कहा जाता है यूनी प्रोसेसर। यूनी सिंगल प्रोसेसर वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर। और यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, तो वह कहलाता है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी मतलब कई, तो यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होंगे तो वह कहलाएगा मल्टी प्रोसेसर, और सिंगल प्रोसेसर होगा तो वह कहलाएगा यूनी प्रोसेसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे यूनी प्रोसेसर नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आपको उसी ईमेल को ब्लैंक करना पड़ेगा। प्राप्त ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आपको उसी मेल को ब्लैंक करना पड़ेगा। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। यदि आपको कोई ईमेल प्राप्त हो गया है और वही ईमेल आपको किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? यदि आपको कोई ईमेल प्राप्त हुआ है और वही ईमेल आपको किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? उसके लिए यूज किया जाता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, यदि हमें कोई ईमेल प्राप्त हुआ है और वही ईमेल यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, किसी दूसरे पर्सन को भेजना है, तो हमें उस ईमेल को फॉरवर्ड करना होता है। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यदि हमें कोई ईमेल प्राप्त हुआ है, वही ईमेल हमें दूसरे किसी व्यक्ति को भेजना है, तो हमें उस ईमेल को फॉरवर्ड करना होता है, फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कॉलम्स को ए से लेकर जेड तक रिप्रेजेंट किया जाता है। एमएस एक्सेल में कॉलम्स को ए से लेकर जेड तक रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड कॉलम के बाद सीरीज ब्लैंक से शुरू हो जाती है और इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है। एमएस एक्सेल में कॉलम्स को ए से लेकर जेड तक रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड कॉलम के बाद सीरीज ब्लैंक से शुरू हो जाती है और इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जो हमें वर्कशीट दी जाती है, वर्कशीट, वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होते हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जो रो होती हैं इनको नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रो को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं। 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं। अब जो हमारे कॉलम हैं इनको ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ABCD के जो कैरेक्टर हैं यह तो केवल 26 होते हैं, लेकिन कॉलम टोटल कितने हैं? 16,384। 26 तक तो ABCD से लेकर जेड तक चलेगा, लेकिन जेड के बाद क्या आ जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। क्यों? क्योंकि एक्सेल की एक वर्कशीट में तो 16,384 कॉलम है, जेड तो 26 तक यूज होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? एमएस एक्सेल में कॉलम्स को ए से जेड तक रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से लेकर जेड तक रिप्रेजेंट करते हैं। जेड कॉलम के बाद सीरीज ब्लैंक से शुरू हो जाती है और इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है। तो ए से लेके जेड तक तो 26 कॉलम हो गए, लेकिन जेड के बाद क्या आ जाएगा? वहां पर आ जाता है AA, AB, AC, AD। इस प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ा दिया जाता है। यह सीरीज फिर जेड तक चलती है, उसके बाद फिर इसे आगे रिपीट कर दिया जाता है। तो एमएस एक्सेल में जो 16,384 कॉलम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट का यूज किया जाता है। यह अल्फाबेट ए से लेके जेड तक तो 26 हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद AA, AB, AC इस प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें
यह होते हैं कॉलम, और कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, 16,384, जबकि ये रो होती हैं रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रो होती हैं 10,48,576। अब 16,384 कॉलम हैं और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है, तो अल्फाबेट तो जेड तक होते हैं, जेड के बाद क्या आएगा यह हमसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यह जेड तक तो हमारा 26 अक्षर हो गए। इसके बाद सीरीज क्या हो गई हमारी, ए बी ए सी ए डी। इस सीरीज को फिर 26 तक ले जाया जाएगा, इसके बाद फिर इसको आगे रिपीट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह सीरीज आगे बढ़ती जाती है। अब सीरीज आ गई बी ए बी 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 सी, इसके बाद 26 तक फिर यह जाएगी, फिर इसको आगे रिपीट कर दिया जाएगा। तो एमएस एक्सेल में जो 16,384 कॉलम होते हैं उनको ए से लेके जेड तक रिप्रेजेंट करते हैं। जेड के बाद क्या सीरीज आ जाती है, ए बी ए सी ए डी। इस प्रकार से हमारी सीरीज आगे बढ़ जाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का क्या प्रभाव होता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ इक्वल की को प्रेस करने पर क्या प्रभाव होता है, हमें यहां पर बताना है। एमएस वर्ड में यदि हम कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, क्या फॉन्ट साइज बढ़ती है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, क्या फॉन्ट साइज घट जाती है, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। तो कंट्रोल प्लस इक्वल जो शॉर्टकट की है वह होती है सबस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई साइंस का फॉर्मूला लिखते हैं, मैथ की इक्वेशन लिखते हैं, तो आपने देखा होगा किसी कैरेक्टर को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है CO2, तो C और O नॉर्मल लिखा जाएगा, 2 को नीचे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम लिखते हैं O2, तो O को तो नॉर्मल लिखा गया, 2 को नीचे लिखा गया, यह कहलाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे हमने लिखा ए स्क्वायर, तो यहां पर 2 को ऊपर लिखा गया है, यह कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। इसी प्रकार से हमने लिखा 10th, तो TH को कहां लिखा जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखा जाएगा, वह कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, जबकि सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम इन दोनों शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखते हैं CO2। अब हमें 2 को सब स्क्रिप्ट करना है, 2 को नीचे लिखना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल। आप देख सकते हैं यहां पर सब स्क्रिप्ट ऑन हो गया है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। इसी प्रकार से हमने यहां पर लिखा A2। अब हमें 2 को ऊपर लिखना है, स्क्वायर लगाना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे, यह होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल इक्वल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ब्लैंक एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे लिनक्स टोरवॉल्ड के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल तो एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड
क्लिपबोर्ड ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? एमएस वर्ड क्लिपबोर्ड ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है कट, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर डी है सिलेक्ट। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। टेम्परेरी स्टोरेज, जब हम कंप्यूटर से किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। एमएस वर्ड के होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर नाम के ऑप्शन होते हैं। जो भी कॉपी पेस्ट से संबंधित ऑप्शन हैं वह किस ग्रुप में होते हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप में। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होते हैं लेकिन सिलेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। सिलेक्ट तो एक एडिटिंग फीचर है, एडिटिंग ग्रुप में होता है। फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, यह सिलेक्ट ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप में नहीं होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। क्लिपबोर्ड जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है लेकिन यहां पर सिलेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। सिलेक्ट ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप में हो जाता है। एडिटिंग ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑप्शन कहां होता है? एडिटिंग ग्रुप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं क्या कहलाता है? मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं क्या कहलाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं वह क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो हमें स्क्रीन दिखाई जाती है वह क्या कहलाती है? जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है हमें जो पहली स्क्रीन दिखाई जाती है, मेन स्क्रीन दिखाई जाती है, वह कहलाता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो मुख्य स्क्रीन, जो मेन स्क्रीन हमें दिखाई जाती है वह क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद, ऑन करने के बाद देखते हैं वह कहलाता है डेस्कटॉप। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद हमें जो पहली स्क्रीन दिखाई जाती है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है डेस्कटॉप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और तैयार किया था। उस वीडियो में हमने देखा था मेमोरी लोकेशन में डेटा को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मेमोरी लोकेशन में डेटा को रखने की प्रक्रिया, डेटा को स्टोर करने की प्रक्रिया कहलाती है राइटिंग। जब हम मेमोरी लोकेशन में किसी डिस्क में, किसी ड्राइव में डेटा को रखते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा की राइटिंग करनी होती है, डेटा को मेमोरी में लिखना होता है। लेकिन जब हम मेमोरी लोकेशन से डेटा की कॉपी करते हैं तो हमें डेटा को प्राप्त करना होता है और डेटा को प्राप्त करना कहलाता है रीडिंग करना। मेमोरी लोकेशन से डेटा को प्राप्त करना क्या कहलाता है? डेटा रीडिंग। और मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करना या डेटा को रखना क्या कहलाता है? डेटा राइटिंग। तो मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रीडिंग। क्योंकि जब हम डेटा को कॉपी करेंगे मतलब डेटा को प्राप्त करेंगे और डेटा को प्राप्त करने के लिए हमें डेटा की रीडिंग करनी होती है और डेटा को मेमोरी में रखने के लिए डेटा की राइटिंग करनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम किसी रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, रिमोट सर्वर से फाइल को हम लोकल ड्राइव पे लाएंगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग। और आप यदि लोकल ड्राइव से किसी फाइल को रिमोट सर्वर पर भेजेंगे तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। अपलोडिंग मतलब आपके लोकल कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर पर भेजना, रिमोट कंप्यूटर पर भेजना, उसे बोलते हैं अपलोडिंग। और सर्वर कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाना, उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। रिमोट सर्वर का मतलब क्या है? रिमोट सर्वर ऐसा सर्वर, ऐसा कंप्यूटर जो आपके पास उपलब्ध नहीं है। यह हो गया हमारा रिमोट कंप्यूटर जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और यह हमारा कंप्यूटर है जो कि हमारे पास उपलब्ध है, यह कहलाएगा हमारा लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर। जब हम रिमोट कंप्यूटर से, मतलब जो कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, उससे किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाते हैं तो इसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। और हम अपने लोकल कंप्यूटर से किसी फाइल को रिमोट कंप्यूटर पर या सर्वर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग यहां पर रिमोट कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में होती है। जब हम लोकल कंप्यूटर से फाइल को रिमोट कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग, और जब रिमोट कंप्यूटर से फाइल को लोकल कंप्यूटर पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक मेन सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर का। और यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं होता है। बूट नहीं होता है मतलब ऑन नहीं होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? एमएस एक्सेल तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहां पे आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और विंडोज के कई वर्जन्स अभी अवेलेबल हैं, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एप्पल आईफोन में उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक एप्पल आईफोन में उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि एप्पल के जो आईफोन होते हैं उसमें किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी है विंडोज, ऑप्शन नंबर सी है डॉस, ऑप्शन नंबर डी है आईओएस। तो जो एप्पल के आईफोन होते हैं उसमें होता है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के जो आईफोन होते हैं एप्पल कंपनी के, उसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईओएस का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लैंडस्केप ऑप्शन ब्लैंक ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड में लैंडस्केप ऑप्शन ब्लैंक ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो लैंडस्केप ऑप्शन होता है यह किस ड्रॉप डाउन में होता है? लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप एक पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन, दो प्रकार की पेज ओरिएंटेशन होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में पेज लंबाई में मतलब वर्टिकली शो होता है। दूसरी ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप, जिसमें पेज को हॉरिजॉन्टली मतलब कि चौड़ाई में शो किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन दो होती हैं,
एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज को वर्टिकल डायरेक्शन में लंबाई में शो किया जाता है, जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज को चौड़ाई में मतलब कि हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है। तो एमएस वर्ड में जो लैंडस्केप ऑप्शन है वह पेज ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेज ओरिएंटेशन दो होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के लेआउट टैब में ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है। ओरिएंटेशन का ड्रॉप डाउन होता है, जिसमें एक ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट, दूसरी होती है लैंडस्केप। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के अंतर्गत ओरिएंटेशन का ड्रॉप डाउन होता है, जिसमें एक ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में फंक्शन की वैलिड कैटेगरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में फंक्शन की वैलिड कैटेगरी नहीं है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में यदि हमें कोई कैलकुलेशन करना होता है, किसी कंडीशन को चेक करना होता है, तो हम फॉर्मूला और फंक्शन का यूज करते हैं। हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में फंक्शन की वैलिड कैटेगरी नहीं है? एमएस एक्सेल हमें कई प्रकार के फंक्शन उपलब्ध कराता है। एमएस एक्सेल में फंक्शन की कई कैटेगरी होती हैं, जैसे कि मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन। हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में फंक्शन की वैलिड कैटेगरी नहीं है? एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, लेकिन सीरीज कैटेगरी के फंक्शन नहीं होते हैं। एमएस एक्सेल में कई कैटेगरी के फंक्शन होते हैं, लेकिन सीरीज कैटेगरी के फंक्शन नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में सीरीज फंक्शन की कैटेगरी नहीं होती है। इन सभी को हम एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में जो भी फंक्शन होते हैं वह सभी हमें फॉर्मूलाज टैब में प्रदान किए जाते हैं। फॉर्मूलाज टैब में यहां पर अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। मोर फंक्शन के अंदर भी कुछ कैटेगरी होती हैं, जैसे कि स्टैटिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन। कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, लेकिन सीरीज कैटेगरी के फंक्शन नहीं होते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमोनिक्स कोड का उपयोग ब्लैंक लैंग्वेज में किया जाता है। नेमोनिक्स कोड का यूज ब्लैंक लैंग्वेज में किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से पूछा गया है कि नेमोनिक कोड का उपयोग ब्लैंक लैंग्वेज में किया जाता है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। नेमोनिक कोड क्या होते हैं? किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। जैसे हमें एडिशन करना है तो हम ऐड लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब लिख सकते हैं। इन्हें कहा जाता है नेमोनिक कोड। नेमोनिक कोड मतलब किसी वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म। और नेमोनिक कोड यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जो कि सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज को यदि हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, मशीन लैंग्वेज में, तो असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है जिसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? वेब ब्राउजर क्या होता है?
वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें वेब पेज और वेबसाइट ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर के द्वारा हम किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।